हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करेंगे BCOC 136 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के बारे में। जी हाँ, टाइम बहुत ही ज्यादा कम है आप लोगों के पास। मुझे पता है कि आप लोगों का कल एग्जाम है, लेकिन मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो, स्टिल कैसे भी करके मैं टाइम निकाल रही हूँ ताकि आप लोग इतना तो कर लो कि ताकि आप पास हो जाओ। मेन मेन टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिकल रहने दीजिए, आप थ्योरी थ्योरी करा दीजिए। तो ठीक है, मैं थ्योरी का कोशिश कर रही हूँ कि जितने अभी तक आपको जो मैंने जो भी प्लेलिस्ट दिया, प्लीज आप अभी इस बार जो है प्लेलिस्ट से काम चला लो, क्योंकि अभी टाइमिंग सच में कम है और वन शॉट तब तक पूरा रेडी नहीं हो सकता जब तक पूरा सिलेबस ना हो जाए। और इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स है, एक्सेप्शंस है, बहुत कुछ है जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, एक भी चीज स्किप नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एक एक चीज कवर कराना जरूरी हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब भी जितने यूनिट्स आई हैं, जितना भी करवाया गया है वो आप कर लीजिए। और जो मैं आज जितनी वीडियोस दे सकती हूँ वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। बट वन शॉट तो तभी बनेगा ना जब पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेड्स ऑफ इनकम के साथ। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए जो कि आपको प्रोवाइडेड है। नोट्स वगैरह आप लोगों ने ले लिए तो मेन मेन टर्म्स कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से सोर्सेज ऑफ इनकम कौन से हैं हमारे? हेड्स ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है हमें हेड्स ऑफ इनकम बताता है। मतलब ये सारी इनकम है, जब इनको टोटल कर दिया जाता है तो प्रॉपर हमारा इनकम टैक्स बनता है। ठीक है, कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से बनती है। सो सोर्सेज ऑफ इनकम सबसे पहले सैलरी है। आपके सिलेबस में यही जो है वो 5 हैं और यही 5 चैप्टर्स बने हुए हैं अलग अलग यूनिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सैलरी। सैलरी का वन शॉट मैंने कल आप लोगों को दे दिया है। जैसे कि सैलरी में क्या होता है, एक एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो कि किसी दूसरी कंपनी में जाके काम करता है और उसको बदले में इन रिटर्न पैसे मिलते हैं, जिसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। तो वो एक तरीके से जैसे जॉब वगैरह कर रहा है, तो सैलरी जो है वो भी हेड ऑफ इनकम का ही पार्ट है। दूसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी आप सोचेंगे कि सैलरी हर बंदे की आती है तो क्या उसको टैक्स पे करना होता है? तो देखो, इसकी ऑलरेडी मैं स्लैब समझा चुकी हूँ कि किसको टैक्स पे करना होता है, किसको नहीं होता। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। हाउस प्रॉपर्टी में आता है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जैसे कोई भी लैंड होती है, हम लोग उसको क्या करते हैं, रेंट वगैरह पे चढ़ा देते हैं। या फिर हम लोगों को किसी भी प्रॉपर्टी से मनी रिसीव होती है, पैसा रिसीव होता है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर होता है। और आज हम इसी का पूरा वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। राइट। तीसरा आता है बिजनेस प्रोफेशन, जैसे कि सीए, डॉक्टर एक्सेट्रा, जो प्रोफेशनल इनकम जो आने होती है, यानी कि उन लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स किया है और उसके बाद उनको कुछ इनकम रिसीव हो रही है, तो वो भी हमारे हेड्स ऑफ इनकम हेड्स ऑफ इनकम के अंदर ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। फोर्थ आता है आपका कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में आता है प्रॉफिट हो गया, कोई गेन हो गया, जैसे गोल्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड्स, ये सब जो चीजें होती है जिसमें सेल और ट्रांसफर होता है, तो वो हमारा कैपिटल गेन्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। राइट। लास्ट है अदर सोर्सेज होता है। ठीक है, तो अदर सोर्सेज में होता क्या है कि आपकी जो भी इन चीजों के अलावा जो चीजें बच जाती है वो सारी अदर सोर्सेज का पार्ट बनती है। जैसे कि लॉटरी, हमने कोई लॉटरी खेली, पहले बहुत चलता था लॉटरी, उसकी इनकम हो गई। कार्ड गेम्स हो गई, गैम्बलिंग हो गई, जुआ वगैरह हो गया, अदर स्पोर्ट्स कोई अवार्ड्स हो गए, इसमें बहुत सारी और भी चीजें आ सकती है। आपको नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये अदर सोर्सेज का इनकम बनती है। तो यानी कि हम ये वाला पूरा वन शॉट कर चुके हैं। आज हम इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोगों का ये 3 बचेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रात तक आप लोगों को इन तीनों के दे दूं, लेकिन प्लीज प्लेलिस्ट से काम चला लीजिए इस बारी, क्योंकि वन शॉट बनने में भी टाइम लगता है और ये सारे चैप्टर्स होंगे। अगर आज ये हो जाएंगे तो बड़ी बात है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने वन शॉट के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। ठीक है, सो मैं अभी सिर्फ थ्योरी थ्योरी करा रही हूँ, प्रैक्टिकल अभी नहीं करा रही हूँ। राइट, क्योंकि टाइम कम है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन नंबर 22 अप्लाई होता है। अगर किसी को फर्दर डिटेल में पढ़ना है, प्लीज नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं। अगर और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपकी यूनिवर्सिटी की बुक है, प्लीज आप वहां से पढ़ लीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन नंबर 2 इसके अंदर अप्लाई होता है और कंडीशंस बताता है कि कौन सी चीज जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी और कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी। देखो, मैं एक चीज समझा देती हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ डेली लाइफ का, उसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो दिक्कत आएगी। और एग्जाम्पल जो है मैं ऐसा दूंगी जो रियल लाइफ एग्जिस्टेंस रखता हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। राइट, तो आप लोग जो है अपनी स्टेट चेंज करके कहीं दूसरी जगह जाते हो जॉब के पर्पज के लिए या फिर अपनी पढ़ाई के पर्पज के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई हरियाणा का पर्सन है या फिर कोई बिहार का पर्सन है और दिल्ली में आके जॉब कर रहा है या फिर दिल्ली में आके
पढ़ाई कर रहा है, तो यानी कि उसने क्या किया, अपनी जगह को चेंज किया। जब वो जगह चेंज की उसने, वो कहीं ना कहीं रेंट पे तो रहेगा ना। तो यही सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की कि क्या जिस प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या रेंट पे रह रहे हैं या फिर हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, तो कितने पे हमें टैक्स देना होता है, हमारी टोटल इनकम पे टैक्स जाता है या फिर हमारी रेंटल इनकम पे जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें बताएंगी कि किस चीज के ऊपर टैक्स जाने वाला है और किस पे टैक्स नहीं जाएगा, और यानी कि हाउस प्रॉपर्टी किसको माना जाएगा और किसको नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन आती है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि हाउस प्रॉपर्टी किसको माना जाएगा, बिल्डिंग और लैंड, यानी बिल्डिंग के साथ अगर कोई लैंड अटैच है तो यानी कि वो हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगी। दूसरा आता है कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी XYZ किसी भी जगह पे है, अगर वो बिल्डिंग है दैट मीन्स वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर कोई खाली जमीन पड़ी है उसके साथ बिल्डिंग अटैच नहीं है, ठीक है, उस पर बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई या उसके बगल में कोई बिल्डिंग नहीं है, तो दैट मीन्स वो खाली लैंड है और वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तभी अधिकतर क्या होता है, कुछ लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ द्वारका का, ठीक है। द्वारका जो है आप देखते होंगे जैसे गुड़गांव एक टाइम पर बिल्कुल ही खाली जगह हुआ करता था, ऐसे ही द्वारका में बहुत सारे जो विलेजेस हैं जो बिल्कुल खाली पड़े थे, आज तक उन लोगों ने कभी हाउस प्रॉपर्टी पे जो है टैक्स पे नहीं किया, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं जाता। क्यों अभी तक नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि वो इस तरीके की प्रॉपर्टीज कंसीडर हो रही है जहां पे बिल्कुल खाली लैंड पड़ी थी, ठीक है। अब जब जैसे जैसे बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी तो टैक्सेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एसएससीज मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो हमारे एसएससीज होते हैं, ये मैंने पीछे भी बताया था कि एसएससीज कौन से होते हैं। एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उसका मालिक होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, जो मेन मालिक होता है। आप लोग देखते हैं रजिस्ट्री वगैरह हो जाती है आजकल, हमें पता लग जाता है कि हाँ ये इस प्रॉपर्टी का मालिक है। जैसे हम देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है किसी की प्रॉपर्टी किसी के मदर के नेम पे होती है, कभी कभार क्या होता है किसी के पापा के नाम पे होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी फैमिलीज पे, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है हमारे ग्रैंडफादर से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। लीगल ओनर और प्रोप्राइटर मेन देखा जाएगा इसके अंदर प्रॉपर्टी का। थर्ड आता है यूज ऑफ प्रॉपर्टी। आप जो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देखो मैंने अभी वो एग्जांपल जो दिया था ना वो रेंट वाला, कि आप लोग पढ़ने जाते हो रेंट पे अगर रूम लेके रह रहे हैं, ठीक है, पढ़ने गए, आपने जगह चेंज करी, तो वो वाला एग्जांपल फिर से यहाँ पे मैं लेकर आ रही हूँ। जैसे मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर कोई बिजनेसमैन है वो अपने पर्पस के लिए बिजनेस के लिए यूज करता है, यानी कि इन इज ओन बिजनेस। मान लो किसी की कोई बिल्डिंग है, और वो ज्यादातर क्या होता है आजकल आप देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करने में विश्वास नहीं रखते, वो अपना काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, खुद ही इस्तेमाल करते हैं। वो कहीं और जाएंगे, उन्हें रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो अपनी घर के नीचे कोई दुकान खोल ली, कोई सैलून खोल लिया, ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर खोल लिया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि वो जो बिजनेस है वो किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो जगह जो इस्तेमाल हो रही है, इनकम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कंसीडर होगा, ना कि वो आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा, नॉन कमर्शियल यूज, आपका यहाँ पे खुद का पर्पस नहीं है, आप उसको रेंट पे चढ़ा रहे हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक आप दिल्ली में देखो, गुड़गांव में चले जाओ, नोएडा में चले जाओ, तो वहां पे आपको बहुत सारे पीजी देखने को मिलते हैं, या बहुत सारे रेंट पे रूम्स देखने को मिलते हैं। और इनफैक्ट ये हर जगह होता है, लेकिन जो मेन जहाँ पे लोग रह रहे हैं, मैं वहां की जगह का बता रही हूँ ताकि आपको इजिली समझ आए। तो क्या होता है, जब ओनर के पास या डीलर जो आजकल बन जाते हैं तो बहुत सारा पैसा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक उनका घर अलग होता है, ठीक है, जिसपे वो रहते हैं वो अलग होता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज वो अलग अलग बनाते हैं जिसमें बहुत सारे रूम बना देते हैं, जिसमें वो उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि मान लो कि यहाँ पे मिस्टर राजू हैं, जो कि अपने घर में, ये उनका खुद का हाउस है, ठीक है, ये उनका खुद का घर है, तो उसमें तो वो रह रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो उन्होंने अलग से जो घर ले रखे हैं, प्रॉपर्टी ले रखे हैं, रेंट पे चढ़ा रखा है, तो क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या ये नहीं कहेगा कि जो आपने रेंट पे चढ़ा है क्या हमें उस पर टैक्स नहीं चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्यों, भले ही आप नहीं रह रहे, आपने उसको आगे रेंट पे चढ़ाया है, बट उसकी इनकम तो आ रही है ना, रेंटल इनकम तो आ रही है ना। दैट मीन्स आपने जो भी इनकम जो आपको रिसीव हो रही है, रेंटल इनकम, वो बेसिकली आपकी इनकम का पार्ट है, और वही इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। आई होप आपको क्लियर है। डीम्ड ओनर कौन सा होता है, डीम्ड ओनर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ,
आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों के जो फादर हैं उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी है फॉर एग्जांपल, जिसमें से होता क्या है कि हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है, टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। यानी कि हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी किसी के आपके फादर के नाम है और बाकी अदर प्रॉपर्टीज जो है वो उन्होंने अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दी, वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर दी। तो इस तरीके से जब हम ट्रांसफर्स करते हैं तो हमें लगता है कि हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है, हम टैक्स से बच जाएंगे। लेकिन वो कब बचेंगे? जब कंसिडरेशन कुछ ना कुछ हो। लेकिन अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है और आपने ट्रांसफर की, फॉर एग्जांपल यहाँ मिस्टर सोनू है, उनका एक बेटा है, दो बेटे हैं और एक वाइफ है, ठीक है, तो यानी कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी है, भले ही वो अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब उसको ओनर बना रहे हैं या अपनी वाइफ को बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, अगर वो ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तो यानी कि तब हमारी जो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो ये कहता है कि आपको जो है इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बदले में आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, मतलब आपने वाइफ को ओनर बनाया, ठीक है, मालिक बनाया, बेटे को बनाया, आपका हक था, ठीक है, बट इनकम तो कहीं ना कहीं आगे चल के तो रिसीव होगी ना, या जो भी होगी प्रॉपर्टी तो आप ही की है ना, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, तो बच्चों के साथ, तो इस तरीके से है ना, तो कहीं ना कहीं हमें रेंटल इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा अगर हमारी जो इनकम है, यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तो हमें रेंटल इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। भले ही यहाँ पे हमने ओनर जो है मिस्टर सोनू ने ओनर अपनी वाइफ को बनाया हो, चाहे अपने बेटे को बनाया हो, बट स्टिल उसे रेंट की इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, को ओनरशिप प्रॉपर्टी डीलर्स, ठीक है। को ओनरशिप का मतलब होता है, ज्यादातर मैंने जो अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखे, देखो आजकल भाई भाई की इतनी ज्यादा नहीं बनती जितनी प्रॉपर्टी डीलर के पार्टनर्स में बन जाती है, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं करी, बस मोस्ट प्रोबेबली जो होता है, कई बार होता है कि भाई वगैरह भी प्रॉपर्टीज वगैरह जिनको ज्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है, लेकिन आजकल तो वैसे ही प्रॉपर्टी के बीच इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सो को ओनरशिप में ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, 3 4 5 इस तरीके से पार्टनर्स होते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं या उसको आगे बेच देते हैं फर्दर, वो बेचने वाला सीन एक अलग हो जाता है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं रेंटल इनकम की, तो अगर किसी ने अपने जो फ्लैट्स है वो रेंट्स पे चढ़ा रखे हैं, तो उससे जो इनकम आएगी तो उससे वो टैक्स, मतलब इनकम टैक्स उनको पे करना पड़ेगा या नहीं, तो मैं बता देती हूँ। मान लो 3 पार्टनर है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, और मान लीजिए उनकी रेंटल इनकम 3 लाख ली है, मैंने थोड़ा इजी सा अमाउंट दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है, 3 लाख उनकी रेंटल इनकम आ रही है। यहाँ पे हमने ये चीज नहीं देखनी हुई कि उन लोगों ने वो जो प्रॉपर्टी है वो कितने में परचेज करी, अगर बेच दी तो वो बात अलग है, खरीदी और बेच दी, प्रॉफिट कमाया, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है कि हमने बिल्डिंग ले ली, मतलब लैंड ले ली, उसको बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, उसमें पैसा लगाया, और जितने भी पार्टनर उन्होंने अपना अपना प्रॉफिट बांटा और अपने अपने घर को लिए, फिर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसे उनका बिजनेस चलता रहता है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, यानी कि 3 पार्टनर्स है, उनकी जो उन्होंने जो वो रेंट पे चढ़ाई है अपनी बिल्डिंग को, तो उससे इनकम आती है 3 लाख रुपए, ठीक है। आप सोचोगे 3 लाख भी, हाँ जी बिल्कुल आती है, क्योंकि जिन जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो रेंटल इनकम 3 लाख है, तो अगर मान लो इनका शेयर आपस में पहले से फिक्स्ड है कि हम इतना इतना बांटेंगे, यानी कि इनका जो शेयर है वो इक्वल है, 1:1:1 है, 1:1:1। ये छोटी छोटी चीजें तो मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों को पता ही होंगे, आप लोगों ने 12th क्लास में कॉमर्स पढ़ी, आपको निकालना आता ही होगा। सो 3 लाख का आपको 1/3 कर देना है, ठीक है, फिर 3 लाख का 1/3 करोगे, फिर 3 लाख का 1/3 करोगे, तो यानी 1-1 लाख रुपए इन तीनों के हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ओनर है उस चीज के, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर ओनर है। तो उसके बाद आता है शेयर इज नॉट फिक्स्ड, अगर मान लो शेयर फिक्स नहीं किया इन लोगों ने, कोई ब्रदर्स हैं या कोई फिक्स करना नहीं चाहते, तो क्या वो हमारी इनकम जो है वो प्रॉपर्टी में काउंट होगी, यानी कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर होगी कि नहीं? जी नहीं होगी, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगी, यानी कि वो उसको हमें बिजनेस कंसीडर कर लिया जाएगा उसको, ठीक है। और ये इंडिविजुअल नहीं बांटी जाएगी, जैसे यहाँ इंडिविजुअल बट रहा था, यहाँ नहीं बटेगा, यहाँ पे वो बिजनेस कंसीडर कर लिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है उसको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इक्वली बांट रहे हैं वो लोग, शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बिजनेस कंसीडर
जो है वो कर लिया जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग हेड्स बने हुए ना, हमें हेड्स के अकॉर्डिंग इनकम पे लेके जाना होता है, ठीक है। जैसे कल हमने सैलरी पढ़ा तो हमने देखा कि कौन सा पर्सन है सैलरीड है, कौन सा एग्जम्प्ट है, कौन सा नॉन एग्जम्प्ट है, ऐसे। कंपोजिट रेंट क्या होता है? कंपोजिट रेंट में आता है बेसिकली जो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है। फिर से हम लोग ये देखते हैं कि जैसे आपको मैं एग्जांपल वही वाला देती हूँ कि स्टूडेंट वाला एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप जब भी देखते हैं कि दूसरी जगह आप लोग गए हैं, आपको चाहिए कि मेरे को रूम के साथ में अदर फैसिलिटीज भी मिले, मतलब मुझे फर्नीचर, बेड, सोफा वगैरह सब कुछ मिले रूम के अंदर, ठीक है। और एक होता है फर्निश्ड, एक होता है नॉन फर्निश्ड। नॉन फर्निश्ड में आपको सिर्फ रूम, खाली रूम पकड़ा देगा, सामान अपना लेकर आओ, लेकिन फर्निश्ड में सारा सामान होता है, ठीक है। तो कंपोजिट रेंट में एक यहाँ पे चीज बताइए कि सबसे पहले रेंट होगा बिल्डिंग का, फिर अदर चार्जेस जो भी होंगे वो सब आएगा, या फिर मशीनरी फर्नीचर जो भी होगा वो सब उसके अंदर जोड़ा जाएगा। भाई जाहिर सी बात है जोड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि जो मालिक है वो पागल तो नहीं है ना कि मान लो आपको कमरे में एसी प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो किसी रूम का जो रेंट है वो मात्र 8,000 रुपए है। कितना है? 8,000 रुपए। लेकिन इसमें उसको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बेड, सोफा, एसी, कूलर कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने बोला आपको जो है 2,000 और पे करना है, इसके अंदर हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, यानी कि आपको बेड वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है, एसी वगैरह जो भी है सब कुछ मिलेगा, तो आपको 10,000 पे करने। तो ये जो 10 के पे कर रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं फर्निश्ड के लिए है, यानी कि ये अदर फैसिलिटीज मिल रही है। तो अब एक बात बताओ, ये जो अदर फैसिलिटीज जो मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं ओनर ने प्रोवाइड करी है, उसका भी तो इन चीजों में खर्चा आ रहा होगा, रेंट है या फर्नीचर पे उसने खर्चा किया होगा, बेड पे खर्चा किया होगा या अदर चीजों पे खर्चा किया होगा, तो क्या वो इनकम का पार्ट बनेगा? क्या उस पर भी उसको टैक्स पे करना है, या फिर सिर्फ 8,000 रुपए मात्र जो वो रेंट ले रहा है उसी उसी रेंटल इनकम पे उसको टैक्स पे करना है? तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कंपोजिट रेंट का हमें एक कंक्लूजन पता लगाना है। सबसे पहले रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, यानी कि जो 8,000 रुपए मात्र, मान लो 8,000 रुपए का रेंट है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा है चार्जेस ऑफ अदर फैसिलिटीज। अब देखो, अब केस समझने वाला है कि अगर अदर फैसिलिटीज जब आ जाती हैं तब क्या होगा, तब वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि 5 हेड्स होते हैं, तो 5 में से हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ना जाके वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अदर फैसिलिटीज आ रही है, ठीक है, जैसे फर्नीचर, बिल है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब तीसरा आता है होल रेंट। अगर मान लो कि पूरा का पूरा रेंट जो है वो डिवाइड नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं है, 8,000 की बात भी नहीं कर रहे, 2,000 की बात भी नहीं कर रहे, हम सेपरेट करना चाहते ही नहीं है, तो टोटल 10,000 जो रेंट आ रहा है वो आपका किसका पार्ट बनेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा। बहुत सिंपल सी एंट्रीज है, दोबारा समझो। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ रेंट आ रहा है, कोई आप अदर फैसिलिटी नहीं दे रहे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन अदर फैसिलिटीज का आप चाहते हैं कि सेपरेट करना चाहते हैं, अदर फैसिलिटीज के जो चार्जेस हैं, ध्यान से समझिए, यहाँ पे सिर्फ अदर फैसिलिटी की बात हो रही है, यानी ये 2,000 रुपए जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा और 8,000 यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर हम सेपरेट नहीं करते, अगर 10,000 के 10,000 वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमें सबसे पहले हेड डिसाइड करना होगा कि एक कौन से हेड में जाएगा। सैलरीज वाली चीजें अलग है, हाउस प्रॉपर्टी वाली होगी तो इधर आएगा, इसके रूल्स लगेंगे। अदर सोर्सेज अभी हमने नहीं पढ़ा, तो अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा तो उसके अलग अपने रूल्स हैं, वो अप्लाई होंगे, ठीक है। अब जो है इसके बाद ज्यादा नहीं बचा, बस थोड़ा सा बचा है आप लोगों का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्जेबल टू टैक्स। आप सोच ही सकते हैं कितनी सारी चीजें, एक एक चीज बहुत काम की है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, यानी कि अब ये वो चीजें हैं, ये वो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, मतलब प्रॉपर्टी तो है, ये तो नाम से ही क्लियर है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, लेकिन वो हमारे टैक्स का पार्ट नहीं बन रही है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, ये तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए कुछ भी यूज करते हैं प्रॉपर्टी, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट ना बन के वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बनेगा। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारे एक्ट है वो भी कहीं ना कहीं समझदार है, उन्हें भी पता है कि मान लो यहाँ पे अगर उन्हें यहाँ हम यहाँ खुश हो गए कि हमें तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचो जो आप बिजनेस कर रहे होगे उससे आपने कुछ कमाया, उस पर भी तो आप टैक्स पे कर रहे हो ना, तो दैट मीन्स एक ही जगह पे लगेगा, तो यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर सीधा कंसिडर कर लिया जाएगा आपका ये चीज, ठीक है। देन आफ्टर आपका टू हाउस फॉर सेल्फ लेट आउट,
यानी कि आप जो है अपने लिए 2 घर तो रख ही सकते हैं। पहले होता था 1 होता था, लेकिन अब रूल्स चेंज हो गए हैं तो 2 हो गया है कि आप 2 तो रख ही सकते हैं, और एक्स्ट्रा होता है तो उसके अदर केसेस जो है वो अप्लाई होते हैं। चैरिटेबल पर्पस नाम से ही क्लियर है, जितने भी हम समाज की सेवा वगैरह करने के लिए जो जगह वगैरह लेते हैं तो वो भी हमारी नॉट चार्जेबल टू टैक्स होगा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस का भी अलग ही रूल्स रेगुलेशंस है एग्रीकल्चर। अब आता है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। अगर हमें कोई फार्म हाउस होता है, जैसे आप देखते ही हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने उनके बड़े बड़ी जमीनें होती हैं, हरियाणा साइड देख लो, फरीदाबाद साइड देख लो, आप देख लो इतने बड़े बड़े फार्म हाउस खोल रखे हैं। ठीक है, लोग उसको बुकिंग करते थे पहले, अभी तो बैंकेट का जमाना चल रहा है, लेकिन पहले बहुत फार्म हाउस वगैरह बुक होते थे। ठीक है, अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर और आपके साइज के ऊपर। इसको थोड़ा डिटेल एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे। लेकिन जो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस होगा उसको हम जो है यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में अगर कोई प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन हुआ है या लोकल अथॉरिटी में हो तो वो भी हमारी चार्जेबल नहीं होगी। पैलेस ऑफ एक्स रूलर, ठीक है, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे उनके जो पैलेसेस वगैरह होते थे, महल वगैरह होते थे, तो एक पैलेस जो है उसके ऊपर तो टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन जो बाकी अदर होंगे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएंगे। इतनी सी बात समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पे है जो कि लास्ट है, प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्रीज। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं फॉरेन कंट्रीज में, जैसे इनकम रिसीव किया इंडिया में या फिर अर्न किया है इंडिया में, तो वो चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे एनआर हो, तीनों के केसेस में टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर। आई होप आपको क्लियर है। मैंने पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट कराने की कोशिश करी है, सारी थ्योरी करा दी है, और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं अभी कराने का टाइम नहीं है। सो जितना मैं करा पा रही हूँ, अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आप 100% पास हो जाएंगे। और नोट्स वगैरह पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो वन शॉट पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को शाम तक 1-2 वीडियोस और लेक्चर दे दूँ ताकि आप लोग पास हो जाओ आराम से। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।